गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे हाथ में पेपर है जो ऑनलाइन टेस्ट आपकी हुई है 29 जून 2020 को। तो ये 29 जून को टेस्ट नंबर 9 हुई है आपकी ऑनलाइन। आइए हम इसके क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। ये क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस मेनली ड्यू टू। अब मेनली ड्यू टू हम जानते हैं ओव्यूलेशन जो है तब होता है जब एस्ट्रोजन का सेक्रेशन पीक पर हो जाता है, तब उसका सेक्रेशन घटता है और एलएच का सेक्रेशन बढ़ना शुरू होता है। यानी एलएच की वजह से ओव्यूलेशन होता है। तो एलएच का सेक्रेशन बढ़ना, देखिए फीडबैक कंट्रोल का मतलब होता है जब किसी हार्मोन का सिक्रेशन शुरू हो जाए तो पॉजिटिव कंट्रोल और रुकने लगे तो निगेटिव कंट्रोल। तो यहाँ पर है ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस मेनली ड्यू टू। पहला है निगेटिव फीडबैक रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोजन एंड एलएच। अब निगेटिव का मतलब है कि एस्ट्रोजन ने एलएच के सेक्रेशन को कम कर दिया। पॉजिटिव का मतलब है एस्ट्रोजन से के बाद एलएच का सेक्रेशन शुरू हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा कि एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है और तब जाकर अब एस्ट्रोजन का सेक्रेशन घटने लगता है और एलएच का सेक्रेशन शुरू हो जाता है और एलएच जो है ओव्यूलेशन कराता है। सो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोजन एंड एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 137 है मेल पैटर्न ऑफ ब्रेन डेवलप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स इन द फेटल ब्रेन। याद रखिएगा, एस्ट्रोजन इन द फेटल स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल पैटर्न ऑफ द ब्रेन। ये कौन है? एस्ट्रोजन। 138 ब्लड टेस्टिस बैरियर हेल्प्स टू। अब ब्लड टेस्टिस बैरियर हमें पता है कि टेस्टिस में जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और टेस्टिस का इनर मोस्ट लेयर टूनिका वेस्कुलोसा है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो उस लेयर में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ब्लड वेसल के बैरियर हैं वो कह रहे हैं क्या करते हैं, ये करते क्या है, स्पर्म को ब्लड में आने से रोकते हैं। क्योंकि स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जाना है रेटी टेस्टिस में, वहां से वासा एफ्रेंसिया के थ्रू उसे पहुंचना है इपिडिडाइमिस में। 139 लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से रिलीज होता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनवाता है, जैसे एमिनो एसिड, फैटी एसिड से। जिस फिनोमेनन को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये इसका एक नॉर्मल वर्क है। लेकिन याद रहे ये स्टेरॉइड है, इसका इस्तेमाल कई कंडीशन में की जाती है, एज इनहेलर भी अस्थमा के केस में, या फिर ज़्यादा एलर्जेटिक रिएक्शन होता है तो हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन जो लगाते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। यानी ये हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन के एंटी काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी रोल है। इतना ही नहीं, ऑटो इम्यूनिटी से भी शरीर को प्रोटेक्ट करता है। इसका इस्तेमाल जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है यानी जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है उन सब के इलाज में भी की जाती है। ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का नंबर कम करता है। इतना ही नहीं, टी लिम्फोसाइट में जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है वो इंटरल्यूकिन्स, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइंस, ये कई तरह के इंटरल्यूकिन्स है, इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, गामा, ये सबको इनके सेक्रेशन को रोकता है। और यही इंटरल्यूकिन जो हेल्पर टी सेल रिलीज करती है ना, ये इंटरल्यूकिन बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। तो एक्चुअली ये टी और बी सेल का नंबर भी घटाता है और इंटरल्यूकिन प्रोडक्शन को भी सप्रेस करता है। इसके अलावा यह
WBCs का जो डायपेडेसिस होता है, जैसे न्यूट्रोफिल बाहर आना, लिम्फोसाइट का ब्लड कैपिलरी से बाहर आना इन्फ्लामेटरी सेंटर तक, तो ये डायपेडेसिस कहलाता है, इसको भी प्रिवेंट करता है। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम लोग ऑटो इम्यूनिटी के इलाज में, इवन की कैंसर के थेरेपी में भी इसे एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में, यानी एंटी इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट इसको ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है। आइए 140 है, द सेक्रेशन ऑफ which of the following would be least affected by a decrease in ECF volume। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी टिश्यू फ्लूइड जो टिश्यूज में होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते थे। तो इसमें कह रहा है कि लीस्ट अफेक्ट हो, ध्यान रखिएगा, इसमें वेसोप्रेसिन तो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा ऐसे कंडीशन में, एस्ट्रोजन पर लिस्ट इफेक्ट होता है। 141 विटामिन D3 डेफिशिएंसी इन एडल्ट, देखिए बच्चा नहीं है, एडल्ट की बात हो रही है, तो एडल्ट्स में विटामिन D3 के डेफिशिएंसी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, इसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। 142 प्लाज्मा सोडियम आयन लेवल इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाई, प्लाज्मा सोडियम आयन यानी रीएब्जॉर्प्शन का ध्यान रखिएगा, DCT में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन कराने वाला वो एल्डोस्टेरॉन है, जिसे हम लोग मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो ये हमारा ब्लड, नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा लेवल को में सोडियम लेवल को मेंटेन रखता है। 143 है, द सिम्टम्स ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है पाराथ हार्मोन, जिसको कहते हैं कोलिप्स हार्मोन। और ये कोलिप्स हार्मोन क्या करता है, बोन में कैल्शियम को कम करता है और ब्लड प्लाज्मा में बढ़ाता है। अब बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बढ़ा देता है ज़्यादा, बैलेंस करने के लिए, यानी इसका सिक्रेशन तब होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसको बढ़ाकर ये नॉर्मलाइज करेगा और बोन में उसे कम करेगा। इसलिए ज़्यादा पैराथायरॉयड हो जाएगा, पैराथार्मोन हो जाएगा, तो ज़्यादा कैल्शियम रिमूव कर देगा बोन से, और ज़्यादा कैल्शियम बोन से रिमूव कर देगा और ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ऐसे कंडीशन में वही ऑस्टियोपोरोसिस होती है। अब यह कह रहा है कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट इंक्रीज इन मसल टोन, क्योंकि कैल्शियम मसल कंट्रैक्शन के लिए जरूरी है। ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा, ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि ज़्यादा हो गया, ये द सिम्टम ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इंक्लूड, तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, कैल्सियूरिया हो जाएगा, यूरिन में कैल्शियम पास आउट होने लगेगा, सही बात है। ऑस्टाइटिस, फाइब्रोसा, सिस्टिक बोन का प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज इन मसल्स टोन नहीं होगा। मसल्स टोन मीन्स टेंशन इन मसल्स। 144 है कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम तब होता है जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, यानी ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिस पर हम बात कर रहे थे, ये इसका लेवल ज़्यादा हो जाने की वजह से कसिंग सिंड्रोम होता है। कह रहे कसिंग सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पहला ही ऑप्शन कर रहा है हाइपोनाइट्रेटीमिया या हाइपोनाइट्रीमिया को छोड़कर। आपने नाइट्रियूरेटिक हार्मोन जानते होंगे, ये इसको छोड़कर, क्योंकि हाइपो कैसे हो जाएगा आप समझिए, ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाने का मतलब है ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होने का मतलब है शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। 145 वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से आप रेसिडुअल वॉल्यूम जो बोलते हैं ना, रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारा सांस छोड़ने के बाद जो रिमेंस वॉल्यूम बच जाता है, उसे हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं।
एक तो होता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है कि नॉर्मल एक्सपीरेशन कर लिए और उसके बाद रह गया, वो है एयर लंग्स में रह जाता है, उसको कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। वो होता है लगभग 2400 2400 ml। लेकिन फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने के बाद भी 1200 ml एयर लंग्स में फंसा रहता है, इसे कहते हैं अपन फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसे कहते हैं अपन रेसिडुअल वॉल्यूम। इसे स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते बाय द वे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, पल्मोनरी फाइब्रोसिस वुड मोस्ट प्रोबेबली कॉजेज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इससे हो जाती है साइनोसिस। वन 147 है, क्लोजिंग कैपेसिटी कंसिस्ट ऑफ, क्लोजिंग कैपेसिटी, क्लोजिंग कैपेसिटी मतलब वही हो गया फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के बराबर। देखिए क्लोजिंग वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 148, पैनक्रिएटिक बाइकार्बोनेट है, सेक्रेशन इज मेनली स्टिमुलेटेड बाय। तो जैसे ही फूड हमारा स्टमक से डिओडेनम में जाता है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होती है सेक्रेटिन। वो सेक्रेटिन पैनक्रिएटिक एसिनाई से पैनक्रिएटिक साल्ट जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो रिलीज कराती है। 149, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन इन डिओडेनम, साहब उसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज ये स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर में मौजूद कुछ सेल्स हैं जिनसे सेक्रीट होती है, और ये ट्रिप्सिनोजेन जो कि पैनक्रियाज से आने वाला एंजाइम है, उसमें ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन उसका ट्रिप्सिनोजेन, किसी भी एंजाइम के नाम के बाद जेन लगा रहे या नाम से पहले प्रो लगा रहे, जैसे प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो ये समझिए इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज। 150, गैस्ट्रीन हैज द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट। गैस्ट्रीन जी सेल, गैस्ट्रीन सेल है स्टमक के म्यूकोसा में, वही सेक्रीट करती है। कह रहे इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, बिल्कुल वो गैस्ट्रीन जो है गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन कराती है। फैसिलिटेट्स द इफेक्ट ऑफ सेक्रीशन ऑन फैसिलिटेट्स द इफेक्ट ऑफ सेक्रेटिन ऑन गैस्ट्रिक सेक्रीशन। अब ये गड़बड़ हो गया, सेक्रेटिन तो स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम में फूड जाने के बाद सेक्रीट होता है, तो इस पर क्या असर डालेगा, ये गलत हो गया। 151, द बेस्ट स्टिमुलस फॉर पैनक्रिएटिक एंजाइम सेक्रीशन इज, द बेस्ट स्टिमुलस फॉर पैनक्रिएटिक एंजाइम सेक्रीशन इज, कौन करता है पैनक्रिएटिक एंजाइम का? देखिए CCK-PZ स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से रिलीज होने वाली एक हार्मोन है, इसका नाम है कोलोसिस्टोकाइनिन। पैनक्रियोजाइमिन, पैनक्रियोजाइमिन इसलिए कि ये पैनक्रिएटिक एसिनाई से पैनक्रिएटिक जूस रिलीज कराता है। कोलोसिस्टोकाइनिन इसलिए कि ये गॉल ब्लैडर और लीवर से बाइल जूस भी रिलीज कराता है। 152 है, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द बॉडी। वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या होगा, आर्टरी जब कहीं भी गया है किसी टिश्यू में किसी ऑर्गन में, वहाँ हाईली ब्रांच होकर कैपिलरी में ब्रांच हुआ है, तो कैपिलरीज का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। 153 है, AV नोडल डिले इज इम्पॉर्टेंट टू एवॉइड। अगर AV एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि पेस सेटर, पहला यानी कि सेकेंड सेंटर ऑफ हार्ट बीट, पहला सेंटर होता है SA नोड, और SA नोड से पहली बार कंट्रैक्शन वेव रिलीज होती है तो उससे एट्रियल सिस्टोल होता है। फिर वहाँ के बाद AV नोड स्टिमुलेट होता है, वहाँ से वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए कॉन्ट्रैक्शन वेव बंडल ऑफ फिश के थ्रू वेंट्रिकल तक जाता है, परकिंजे फाइबर्स की मदद से उस पर फैलता है। कह रहा है AV नोडल डिले इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल विथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यही बात तो सही है, अदरवाइज अगर डिले नहीं होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता रहेगा, उस समय फिर एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए।
154 all of the following except one are the vasodilator substances. All of the following except one are the vasodilator. vasodilator मतलब जो ब्लड वेसल को डायलेट कराता है, जैसे हम लोग पढ़े होंगे हिस्टामिन जो मास्ट सेल से रिलीज होता है, बेसोफिल से रिलीज होता है, एवन की ब्लड प्लेटलेट से भी रिलीज होता है, तो वो वैसोडाइलेटर है। ऐसा काम करने वाला इसमें से कौन नहीं है? ये ऑल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कर देता है, हिस्टामिन कर देता है, एडिनोसिन करता है, इंडोलिथिन ये नहीं करता, ये उल्टा इफेक्ट डालता है, वैस कंस्ट्रिक्टर है। 155 द मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टेरियल सिस्टम, maximum pressure drop in the arterial system takes place across, maximum pressure तो आर्टेरियोल्स में जाएगा, क्योंकि आर्टरी ब्रांच होती है तो पतली हो जाती है उसकी डायमीटर, उसको आर्टेरियोल्स कहते हैं। फिर वो ब्रांच होती है तब कैपिलरीज बनती है, और कैपिलरीज में तो डिफ्यूजन हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने से प्लाज्मा जो है और जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है वो टिश्यू फ्लूइड में डिजॉल्व होते हैं। 156 है एनीमिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर। हीमोग्लोबिन में डिसऑर्डर के वजह से हम जानते हैं सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के बीटा पॉलीपेप्टाइड, हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन फ्रैक्शन है जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा है। बीटा में 6 नंबर पर नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड नाम का अमीनो एसिड होती है, जब उसके जगह वैलिन आ जाता है तो ये हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गई और इसके वजह से होती है सिकल सेल एनीमिया। 157 वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट फॉर एक्सट्रिंसिक सिस्टम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। एक्सट्रिंसिक सिस्टम के लिए वन ऑफ द फॉलोइंग द टेस्ट फॉर एक्सट्रिंसिक सिस्टम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में जैसे हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहेंगे। 158 इन डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन एंड फॉलिक एसिड। देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इस डेफिशिएंसी में साइनोकोबालामाइन भी और फॉलिक एसिड दोनों की डेफिशिएंसी है, तो इस कंडीशन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, यानी अकर्स वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर्स इन बोथ कंडीशन। जब नहीं होता है कौन, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ही मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं, तो ये तो होता है नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। लेकिन सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये एक अलग प्रॉब्लम है, ये नहीं होता। लो रेड काउंट यानी आरबीसी कम होगा, ये तो होगा क्योंकि मैचुरेशन प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता आरबीसीज का। 159 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 3.38 mg फेरस आयन होते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ध्यान रहे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से लगभग मतलब 100 ml ब्लड अगर हम लेते हैं तो उसमें लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है जो हीमोग्लोबिन है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। अब यहाँ कह रहा है कि 1.34 ml ऑक्सीजन कितना से कैरी होगा, तो 3.38 mg फेरस आयन रहता है उसमें जिसे कैरी होता है। खैर 160 है यूरोबिलिनोजेन इज एब्सेंट इन। यूरोबिलिनोजेन ध्यान रखिएगा, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ना इससे डेराइव होता है यूरोबिलिन, तो यूरोबिलिनोजेन इज एब्सेंट इन, ये एब्सेंट होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। जब कभी लीवर या गोल ब्लैडर का स्टोन बन जाता है तो रास्ता डक जो है ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। 161 द एंटीबॉडीज दैट पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शन, IgE है इसके लिए, सबसे कम होता है 0.005%। 162 द फ्रेजिलिटी ऑफ RBC इज इंक्रीज्ड
इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। थैलेसीमिया होता है इसमें, सिकल सेल एनीमिया इसमें भी सिकल सेल तभी तो हो जाता है। एस्फेरोसाइटिक एनीमिया यानी शेप चेंज हुआ। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में नहीं होता है, इसमें तो ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, फेरस आयरन कम होने के, आयरन कम होने की वजह से होता है, और शॉर्ट लिव्ड आरबीसी होता है, तो इसमें तो आरबीसी कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। 163 ए नॉर्मल एडल्ट हैज नंबर ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी। ए नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन, अच्छा एडल्ट हीमोग्लोबिन को IgA कहते हैं। देखिए HbS जो लिखा हुआ है वो सिकल सेल एनीमिया का हीमोग्लोबिन है, HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन है। 164 है द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इन ए न्यूरॉन इज। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन का है। डीसिंक्रोनाइज्ड EEG यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी में इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ वेव्स। इसमें कौन सा वेव पैटर्न है? बीटा वेव्स कहते हैं इसको। वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 166 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ध्यान रखिए, इसका कह रहा है इनहिबिटरी, सबसे कॉमन है और ये ऐसा होता है, ये कॉमन गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड दैट इज GABA, गाबा। 167 है डीपोलराइजेशन करेंट इन स्मूथ मसल। डीपोलराइजेशन करेंट इन स्मूथ मसल इज ब्रॉट अबाउट बाय, तो ये तब होता है जब कैल्शियम का इनफ्लक्स हो, तब इसका डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। 168 ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिगार्ड्स टू ऑस्मोसिस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाटर, पहला ऑप्शन है वाटर मूव्स अप फ्रॉम ए लोअर टू हायर सॉल्यूशन ग्रेडियंट, ठीक। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बोल रहा है, यहाँ पर वाटर मूव फ्रॉम लोअर टू हायर सॉल्यूट ग्रेडियंट, ये तो गड़बड़ कह रहा है। सेल स्वेल अप इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल स्वेल करेगा, ठीक। प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये गड़बड़ है, ये इसका सही आंसर है। ऑल कह रहा है ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिगार्ड्स टू ऑस्मोसिस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 169 वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। One of the following is not true in relation to membrane bound receptor. Binds to the against receptor according to the law of mass action, बिल्कुल इसी से बाइंड होता है। Sometimes structurally integrated into ligand gated ions channels, ठीक है। For arch they are called nicotinic and मस्कैरिनिक एस रिसेप्टर, ये भी सी ठीक है। कंसिस्ट लार्जली ऑफ और कैन डू बाई ब्रीथ, ये गलत है, यही सही नहीं है, यानी कि इसमें गलत ही पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। 170 हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल, ठीक है। दैट स्टिमुलेट स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू, बिल्कुल हर हार्मोन का स्पेसिफिक जगह होता है जहाँ पर वो काम करता है, वही उसका टारगेट है। और ये इसलिए होता है कि वहाँ के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसका रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहाँ पर हार्मोन जुड़ करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। Their specificity is due to the presence of signal receiving receptor, बिल्कुल only in the respective target tissue, आपको बताया अभी।
वेयर आर दीज रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन केस ऑफ हार्मोन्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। कोई भी हो, कोई भी हार्मोन हो, सबका रिसेप्टर्स उसके टारगेट टिश्यू के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, वहां तक सभी जाते हैं, उसके बाद का स्टेप चेंज होता है, लेकिन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बनता है। 171 ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बाहर में आप देख रहे हैं, सबसे बाहर में जो रेडिएटिंग सेल्स होते हैं, बाहर में जिसको ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, और उसका जो लेयर बनता है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। फिर उसके नीचे जोना पेलुसिडा होता है, उसके नीचे विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है, और तब अंदर में एग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है, ए में कौन है? तो ए में स्पर्म है साहब। अब अगर ए ऑप्शन मैच कर गया तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन ऐसे रिजेक्ट हो जा रहा है। अब हम समझ गए कि थर्ड या फोर्थ में यानी सी और डी में कोई होगा। चलिए बी को देख लेते हैं। बी है कोरोना रेडिएटा, ये दोनों में है, ठीक है। सी देख लेते हैं। सी अंदर वाला लेयर है, वो है विटेलाइन मेम्ब्रेन, और ये सी ऑप्शन में है। तो थर्ड पोजीशन में जो है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, और वो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहीं से आंसर मिल जाता है हमारा। हमने कहा सबसे बाहर में रहता है कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, अंदर में रहता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। 172 चूज द राइट वन among the statement given below. IUDs suppress gametogenesis. IUDs once inserted need not be replaced. IUDs are generally inserted by the user herself. बिल्कुल, और इसमें राइट ही खोजता है। ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस गैमेटोजेनेसिस को या ओव्यूलेशन को नहीं रोकते, ये तो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन। तो कह रहा है वन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। पहला कह रहा है एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बिल्कुल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने से पहले ही एमटीपी पॉसिबल है, ये सही बात है। सेकेंड है एमटीपीज आर यूज्ड एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड। गलत, एमटीपी कंट्रासेप्टिव थोड़ी, कंट्रासेप्टिव तब कहेंगे जब कोई फर्टिलाइजेशन को रोकता हो, ऐसा तो नहीं है। सो ये कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। तीसरा ऑप्शन करें एमटीपीज आर ऑलवेज सर्जिकल। सब ये ऑलवेज सर्जिकल नहीं होता, मेडिसिन से वजाइना के थ्रू ये डिस्चार्ज कराया जाता है या कट के निकाला जाता है, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन करें एमटीपीज रिक्वायर्ड द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल। ये बात सही है, ये क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल स्टाफ ही कर सकते हैं। तो इसमें सही है गया फर्स्ट एंड फोर्थ, और ये दिया हुआ है सी ऑप्शन में। 174 डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये दो, एक मेल और फीमेल का दिया हुआ डायग्राम है। अब इसमें मेल जो है वो हेट्रो, उसमें दो तरह का, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है, फीमेल में दोनों एक्स है, तो जाहिर सी बात है मेल से जो दो तरह के गैमीट बनेंगे। तो कह रहा है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन इन डायग्रामेटिकली गिवन बिलो, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन। पहला कह रहा है ह्यूमन हैव सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन वाई क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है, उसमें दो तरह के गैमीट बनते हैं, आधा एक्स वाले आधा वाई वाले। वाई और फीमेल में एक ही तरह की गैमीट बनती है, सभी एक्स वाले। तो मेल का स्पर्म यानी वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो वो मेल फीटस होगा, एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो फीमेल फीटस होगी। ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ ओवा। अब ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ ओवा, ये कैसे? वो तो एक ही तरह का सब एक्स है, तो यानी इसलिए तो कहते हैं इंसान में फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है, तो यही गलत है। 75 क्वेश्चन कर रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
चारगाप्स, इन्होंने तो चारगाप्स ने तो रेशियो दिया था चारगाप्स रूल, तो ये इनका तो रोल है। विल्किंस हैं, फ्रैंकलिन है, मेजल्सन एंड स्टाल नहीं है। देखिए इसमें चारगाप्स ने बाद में चारगाप्स रूल दिया था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ही चारगाप्स रूल लगता है, तो वो उनका रोल हो गया। जेडी वाटसन, एफएस सिक्रिक, एमएचएफ विल्किंस और आर फ्रैंकलिन ने डबल स्टैंडर्ड मॉडल का दिया था, तो उनका भी रोल हो गया। मेजल्सन और स्टाल का इसमें रोल नहीं है। 176 ये दिया हुआ स्कल है ए टू सी। अब इसमें से आपको पहचान लेना है, तो ये तो आप खुद कर सकते हैं। बेबी चिंपैंजी, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग और एडल्ट चिंपैंजी का है। 177 इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स द सेल्स प्रोलिफेरेट। ठीक, मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल्स हाईली मैलिग्नेंसी ले लिया, मतलब कैंसरस हो गया है, तो ग्रो रैपिड एंड मूव टू अदर पार्ट्स। बिल्कुल, तो ये अदर पार्ट में जो मूव करता है इसी को तो मेटास्टेसिस कहते हैं। 78 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेरीकल्चर इज रेयरिंग ऑफ हनी बीज। ये गलत बात हो गया। ये सेरीकल्चर का मतलब सिल्क इंसेक्ट का रेयरिंग है, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क इंसेक्ट यानी बॉम्बिक्स मोरी। हनी बीज आर द पॉलिनेटर ऑफ मेनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीसीज। ये हो सकता है हनी बीज जहाँ जहाँ फल लगती हैं, सरसों में, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स में उस फूलों पर बैठते हैं, तो यहाँ से वहाँ तो पॉलिनेशन करा सकते हैं। एंटोमोफिली बोलते हैं इस पॉलिनेशन को। सी कह रहा है द मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज ऑफ हनी बी एपिस फ्लोरिया। नहीं, मोस्ट कॉमन एपिस डॉर्सेटा है, एपिस इंडिका है, एपिस मेलिफिका है। डी में कह रहा है हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूसेस वी वैक्स। ठीक है, विच फाइंड मेनी यूजेज इन इंडस्ट्री। सही बात है, तो आपका इसमें सही हो गया बी और डी ऑप्शन, और ये दिया हुआ है सेकेंड नंबर ऑप्शन में। 179 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत खोज रहा है। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीज इन एल्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ फूड। ये तो बात आप जानते हैं, इसीलिए तो कराते हैं एनिमल ब्रीडिंग। 17 बी ऑप्शन में करा है मिल्क एल्ड इज प्राइमरली डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ फूडर ईटन बाय द काउ। ये तो गड़बड़ बात है। कितना खाता है ये हमारा ध्यान बाद में रहता है, हमारा पहला ध्यान रहता है कि उससे प्रोडक्शन कितना होता है। एंड 180 एंड लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर इनकरेक्ट ढूंढ रहा है। प्लासेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है। ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सेलेक्शन आर द टू कीज कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये भी सही है। रामापिथिकस वाज मोर मैन लाइक वाइल ड्रापिथिकस वाज मोर एप लाइक थी। ड्रापिथिकस एंड रामापिथिकस यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड ब्यूर्ड देयर डेड। नहीं, एंड वरीड देयर डेड, ये गलत है। और यहाँ पर खोज क्या रहा है, गलत ही खोज रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपके क्वेश्चन के डिस्कशन रहे जो 29 जून को हुए हैं। यदि इसके बावजूद भी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि हमें यहाँ से नहीं पता कि किस बच्चे को किस क्वेश्चन में डाउट है, और हमारे को ये लिमिट समय में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना होता है, इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि टाइम का भी ध्यान रखा जाए। अगर हमारे को ये पता हो कि किस आपका पर्टिकुलरली कौन से प्रॉब्लम में डाउट है तो हम उस पर ज़्यादा टाइम दें, लेकिन यहाँ पर सारे क्वेश्चन पर टाइम देने की वजह से हो सकता है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो उस पर हमारे ने कम टाइम दिया हो, और उसके वजह से आपको पूरी तरह समझने में किसी में अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप जहाँ से लेक्चर सुनते हैं वहाँ पर क्वेरीज दी हुई है, या ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सअप करके, मैसेज करके, फ़ोन करके आप कैसे भी सूचित कर दें, क्वेश्चन नंबर बता दें, टेस्ट का नंबर बता दें, किस डेट को टेस्ट हुआ है, उस दिन का कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। हम पर्टिकुलरली अगले आप तक वो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।